हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें अभी हम लोग ESO 11 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ESO 11 जो है वो BA फर्स्ट ईयर में इग्नू के BA फर्स्ट ईयर में इस बुक को हम लोग यानी ये कहें कि समाजशास्त्र की पहली बुक के रूप में ESO 11 को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ESO 11 में 8 बुक्स होती हैं। तो इस 8 बुक्स में से हम लोग पहली बुक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें कि इस बुक का जो नाम है ESO 11 तो जो है वो समाज का अध्ययन है। इसका नाम जो है ESO 11 का वो है समाज का अध्ययन। इस बुक में पहली बुक जो है ये 8 पार्ट में जो बुक है, इसमें पहली बुक जो है वो है समाजशास्त्र को समझना। तो समाजशास्त्र को समझना में इस पहली बुक में जो पहला चैप्टर है, ये चैप्टर 1 जो है वो है समाजशास्त्र की प्रकृति और उसका क्षेत्र। ऑलरेडी इस पे हम लोग आई थिंक 3 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक आज निकल के आता है वो ये है कि समाजशास्त्र तथा अन्य विज्ञानों में क्या संबंध है। ये अक्सर करके बहुत बार ये मेन टॉपिक में ही होते हैं। तो अन्य विज्ञानों में संबंध जो हमें देखने को मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जो कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाकी तो आप लोगों को मैं जस्ट हिंट दूंगी कि कैसे इसको कोरिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं। तो अन्य विज्ञानों में क्या संबंध होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हिंट तो ये देना चाहूँगी कि सबसे पहले ये आप लोग समझिए कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम एक कंप्लीट पूरे समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र में हम समाज का, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो जो कि जब समाज के पूरे पहलू का हम अध्ययन करेंगे तो ये नेचुरल सी बात है कि बाकी जो दूसरे विज्ञान हैं वो उससे अछूते नहीं रह पाएंगे। अब समाजशास्त्र में हम धर्म का भी अध्ययन करते हैं, जो अर्थव्यवस्था होती है उसका भी अध्ययन करते हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। लेकिन आखिर में ये राजनीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र या फिर दूसरे विषयों से किस प्रकार से अलग होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है, ये सारे नाम जो होते हैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इस पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र, इन दोनों में हम बेसिक अंतर क्या देखते हैं इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, यानी कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसको हम दोनों में अध्ययन करते हैं, या ऐसी कौन सी बाउंड्री है जिससे कि हम सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को अलग मानते हैं। जहाँ तक हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, हम यहाँ पे एक और ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञानों की बात करें, जिसमें कि विभिन्न विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की बात हम कर रहे हैं, तो जिसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या फिर इतिहास है, भूगोल है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर में हमें बाउंड्री कोई दिखाई देती है। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अभी जैसे हम इतिहास की बात करें या राजनीति शास्त्र की बात करें, तो इनमें स्पेसिफिक उस फील्ड के अध्ययन किए जाते हैं। या अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था पे, स्पेशली अर्थव्यवस्था पे अध्ययन किया जाएगा, उसके टर्म्स का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र से जोड़ के देखें कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में हम कौन सी बाउंड्री, एक लाइन खींच सकते हैं कि यहाँ पे हमारा समाजशास्त्र दिख रहा है और ये हमारा जो है वो अर्थशास्त्र दिख रहा है। तो इसमें हम
जो बेसिक बाउंड्री की बात करें तो ये हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो स्पेसिफिक जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए फील्ड्स होते हैं उनका वो अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र के या ये कहें कि अर्थव्यवस्था से संबंधित समाज पे क्या अध्ययन पड़ता है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है। तो यही सेम जो मैंने की टर्म बताया ये सारे सब्जेक्ट पे लागू होता है। जैसे कि अगर हम राजनीति शास्त्र की बात करें तो राजनीति शास्त्र जो है वो स्पेसिफिक राजनीतिक गतिविधियों का या उनके जो की टर्म्स हैं, उनके जो टर्मिनोलॉजी है उसका अध्ययन करता है या पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेगा। लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करें तो हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र में भी हम राजनीति का अध्ययन करते हैं, लेकिन कैसे? राजनीति शास्त्र या ये कहें जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो भी फील्ड है वो स्पेसिफिक फील्ड का उधर अध्ययन किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में जब हम अगर उसका अध्ययन करते हैं तो क्यों करते हैं? तो चूँकि जब हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो एक मनुष्य के जो भी सामाजिक संबंध हैं, जो एक हम कहें कि सभी मनुष्यों का ग्रुप है और उनका जो सामाजिक संबंध है, तो इसमें हमें राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि ये एक मानव के इर्द गिर्द ही है और इसको हम कहीं से अलग से नहीं समझ सकते हैं। तो समाज पे इन सारी व्यवस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आई होप कि अभी आप लोगों को सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि हम किसी स्पेसिफिक सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं वो कैसे करते हैं और समाजशास्त्र में उससे संबंधित अध्ययन कैसे करते हैं। तो अब पहला हम लोग देखेंगे सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में हमें क्या अंतर दिखाई देता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो है ये आखिर में किसका अध्ययन करता है? तो सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति पर पड़ने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करता है। जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव होता है, जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, ये मानव पे किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं या ये कहें कि मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसको हम सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर, सिर्फ एक व्यक्ति पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं कि आखिर में किसी व्यक्ति पर जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। वहीं पे अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो वो इस मामले में भिन्न हो जाता है सामाजिक मनोविज्ञान से, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो जो समाज का किस प्रकार से जो समूह में हमें दिख रहा है, समूहों में जो संबंध हमें दिखाई देता है, इसका अध्ययन करता है। तो यहाँ पे बात आ गई, सामाजिक मनोविज्ञान इंडिविजुअल का अध्ययन करता है, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का किसी एक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक मनोविज्ञान अध्ययन करेगा। वहीं पे समूहों में किस प्रकार से हमें संबंध दिखाई दे रहा है, जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, इसका समूहों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ क्षेत्र जो है हम वो सामाजिक मनोविज्ञान में भी अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, समाजीकरण। तो समाजीकरण का हम ये देखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान में भी अध्ययन करेंगे और हम अपने समाजशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं। वहीं पे प्रतिमान और मूल्य जो होते हैं, नाम्स और वैल्यूज होती हैं, प्रतिमान और मूल्य जो होते हैं उनका भी हम देखेंगे कि दोनों में अध्ययन किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा, क्वेश्चन अगर रेज हो रहा हो माइंड में, कि हम समाजीकरण, प्रतिमान और मूल्य, इन सब का हम क्यों इसमें भी अध्ययन करते हैं और इसमें भी अध्ययन करते हैं।
तो सामाजिक मनोविज्ञान में आप लोगों को पहले ही क्लियर हो चुका है कि किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी एक व्यक्ति पर किस तरीके से जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम समाजीकरण की भी बात करेंगे, क्योंकि समाजीकरण में हम क्या करते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमें गतिविधियां दिखाई देती हैं उसी को तो हम आत्मसात में करण करते हैं। उसी को एक बच्चा जब से जन्म लेता है तब से सीखता है। वहीं पे जो प्रतिमान होते हैं, जो मूल्य होते हैं या जो नाम्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसको भी हम ये कहेंगे कि अपने समाज में ही सीखते हैं। हमारी क्या सांस्कृतिक परिवेश होता है उसी में सीखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में इन सारे जो समाजीकरण है, प्रतिमान है, मूल्य है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखेंगे कि व्यक्ति पर समूह का क्या प्रभाव पड़ रहा है और समूह पर व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस व्यक्ति पे जो मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति मान लीजिए, ये समूह है। इस व्यक्ति पे पूरे समूह का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी अध्ययन किया जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक पूरे समूह पे किसी व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको भी हमें समझना जरूरी है। तो हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है, ये दोनों इस जो टॉपिक है कि व्यक्ति पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है या समूह पर व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। अब आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन उठ रहा हो माइंड में कि किसी एक व्यक्ति का समूह पे कैसे प्रभाव पड़ सकता है, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो विचलन की कंडीशन होती है या अनोमी की कंडीशन होती है, या हम ये देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति जो होता है वो पूरे समाज का या पूरे समूह का या पूरी सोसाइटी का माहौल जो है वो खराब कर देता है। तो एक व्यक्ति का भी पूरे समूह पे प्रभाव पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये देखेंगे समाजशास्त्र और नृविज्ञान। इन दोनों में हमें क्या संबंध दिखाई देता है या सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं और क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है। तो अगर हम नृविज्ञान की बात करें, नृविज्ञान की बात करें तो ये हमारे माइंड में आता है कि जैसे कि इसके कई सारे क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि पुरातत्व होता है जिसमें पुराने जो भी हमारे कल्चर से जुड़े हुए या पुराने जो समाज था उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हम पुरातत्व विभाग भी आप लोग देखेंगे, तो इसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि नृविज्ञान के अंतर्गत ही ये भी फील्ड आता है। भाषा शास्त्र है या भौतिक नृविज्ञान या फिर हम सामाजिक नृविज्ञान भी इसके अंतर्गत लाते हैं। तो ये नृविज्ञान के अंतर्गत हम ये देखें, अगर बहुत सिंपल तरीके से समझें तो जो आदिम संस्कृति है, पुरानी संस्कृति या प्रारंभिक संस्कृति या आदिम संस्कृति कहें, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो नृविज्ञान में हम ये देखेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में जो भी आदिम संस्कृति रही है उसका अध्ययन करते हैं। ओके, अब ये देखेंगे कि समाजशास्त्र जो है वो हम ये जो भी समकालीन समाज हमें दिखाई देता है उसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र माना जाता है। किंतु ये हम देखेंगे कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि सिर्फ समकालीन समाज का ही अध्ययन करते हैं। हम ये देखेंगे कि पुरानी बहुत सारे जो समाज हैं उनका भी अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, और उसके लिए इसलिए करते हैं कि हमें जो आज का समाज दिखाई दे रहा है आखिर में वो किस परिवर्तनों से गुजरते हुए आज के समाज तक पहुंचा है। तो हम लोग इसके लिए समाजशास्त्र में जैसे कि आप लोग कार्ल मार्क्स की देख लीजिए, बहुत सारी सोसाइटीज़ की बात की है उन्होंने, अलग अलग स्टेजेस की बात की है, या फिर काम्टे को आप लोग देख सकते हैं, दरखाइन को देख सकते हैं। तो इस तरीके से
ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग समय काल में किस तरीके का समाज रहा उसका भी ऐतिहासिक भौतिकतावाद की बात यदि करें हम कार्ल मार्क्स की, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो पुराने समय थे उस समय का क्या समाज था उसका भी अध्ययन उन्होंने किया था और किस प्रकार से आज तक के समाज में हम पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है वो सिर्फ समकालीन समाज का अध्ययन करता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि समाज शास्त्र और नृविज्ञान के बीच में एक हमें बहुत ही पतली लाइन दिखाई देगी, लगभग ऑलमोस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं कि दोनों जो है, जैसे कि आदिम संस्कृति का अध्ययन जो है वो नृविज्ञान भी करता है, ये तो स्पेसिफिक हो गया कि ये सिर्फ इसका अध्ययन करता है, लेकिन समाज शास्त्र जो है वो समकालीन समाज के लिए इसका अध्ययन करता है कि आखिर में हम आज के समय में कैसे पहुँचे हैं। सामाजिक नृवैज्ञानिकों द्वारा भारत में आदिम जातियों के अध्ययन के साथ साथ ग्राम अध्ययन में भी अनेक कार्य किए गए हैं। समाजशास्त्र और नृविज्ञान जो है वो खास तौर से सामाजिक नृविज्ञान, इन दोनों के कुछ अध्ययन क्षेत्र जो हैं वो प्रायः समान होते हैं, जैसे कि संस्कृति और सामाजिक संगठन। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो संस्कृति होती है, संस्कृति आप सभी को पता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित होती रहती है। तो आदिम संस्कृति से लेकर और आज तक की संस्कृति तक संस्कृति का अपना महत्व है। तो संस्कृति है और सामाजिक संगठन जो हमें दिखाई देते हैं, इसका अध्ययन हम देखेंगे कि ये नृविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों में किया जाता है। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें किस प्रकार से हमें संबंध दिखाई देता है, तो जैसा कि ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही उद्योग का अध्ययन तो करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम लोग औद्योगिकरण का हम लोग अध्ययन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, या आज भी इंडस्ट्रीज़ का क्या सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा पूरा समाज का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया औद्योगिकरण से। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि उद्योग का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र भी करता है और समाजशास्त्र भी करता है, लेकिन दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि अर्थशास्त्र अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र जो है वो उद्योग, उत्पादकता जो होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, श्रम जो है, जो भी औद्योगिक नीतियाँ होती हैं, या किस प्रकार से सामग्री का विपणन करते हैं, हम लेन देन करते हैं, इन सारी के आर्थिक कारकों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। जबकि यहीं पे समाजशास्त्र की बात करें तो इस औद्योगिकरण के कारण समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन जो है वो एक समाजशास्त्र या समाजशास्त्री करता है। अर्थशास्त्री की यदि बात करें समाजशास्त्री, तो ये अध्ययन करेगा कि इस उद्योग का या जो औद्योगिकरण हुआ है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम देखेंगे परिवार का ढांचा चेंज हो गया, जॉइंट फैमिली से हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग शिफ्ट हो गए, जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में शिफ्ट हो गया। बहुत सारे हमारे भूमिकाएं बदल गई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नए आ गए, पुराने इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके महत्व कम हो गए हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। वहीं पे अगर एक अर्थशास्त्री की बात करें तो अर्थशास्त्री जो है, जो कारखाने होते हैं, बैंक होते हैं, व्यापार होते हैं, या परिवहन जैसी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, इनका अध्ययन करता है। जबकि अगर हम कहें एक अर्थशास्त्री जो है वो किसी धर्म का, परिवार का अध्ययन नहीं करेगा। वहीं पे अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो आर्थिक जो संस्थाएं होती हैं इनके गहन अध्ययन करने के स्थान पे जो आर्थिक संस्थाओं और समाज की दूसरी संस्थाएं, जैसे कि हमारी आर्थिक संस्था है, आर्थिक संस्था जो हमारी है, एक मिनट, हाँ, आर्थिक संस्था है, और इसके साथ में हम देखें जो अगर मान लेते हैं कि धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था, इसका किस प्रकार से
संबंध हमें एक दूसरे से दिखाई देता है। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा हो कि आर्थिक संस्था का धार्मिक संस्था से क्या लेना देना है, तो यहाँ पे आप लोग एक बात मैक्स वेबर की याद करिए कि उन्होंने कहा था कि जहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं या ये शाकाहारी होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो नॉन वेज की चीज़ें या मांसाहारी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा नहीं खरीदी बेची जाती हैं, या जहाँ पे मांसाहारी खाने की प्रवृत्ति के लोग होते हैं वहाँ पे शाकाहारी चीज़ों का उतना वैल्यू नहीं होता है। तो ये आप लोग देखेंगे कि आर्थिक संस्था जो है वो किस प्रकार से धार्मिक गतिविधियों से प्रभावित होती है। मैक्स वेबर का बहुत ही अच्छा अध्ययन रहा जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में रहा। ऑलरेडी मैं मैक्स वेबर को जब इग्नू सीरीज़ में पढ़ाई हूँ तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। आप लोग चाहिए तो एक बार वहाँ पे जाके और समझ सकते हैं। तो आर्थिक संस्था का धार्मिक संस्था राजनीतिक संस्था से क्या संबंध है या क्या एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, ये अध्ययन एक समाजशास्त्री या हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आज के समय में देखा जाए तो जो सामाजिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गया। हमारी वे ऑफ लाइफ जो है, हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी अकेला कोई विषय जो है वो सभी का अध्ययन कर सकता है गहराई से, क्योंकि अलग अलग फील्ड में बढ़ चुका है। प्रत्येक सामाजिक विषय जो है वो समाज के एक विशेष पहलू पर तो ध्यान देता ही है। इसलिए सामाजिक संस्थाएं जो हैं, जो सामाजिक संस्था हमें दिखाई देती हैं, इसका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज विभिन्न संस्थाओं के रूप में बटा हुआ है। तो इस संस्थाओं पर हमें ध्यान देना जरूरी है कि कैसे ये एक दूसरे से संबंधित हैं या क्या एक दूसरे पे प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ कुछ सामाजिक विज्ञानों पे हम लोगों ने विचार किया कि किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी तरीके से हम इतिहास से देख सकते हैं, राजनीति शास्त्र से इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं कि समाजशास्त्र और दूसरे जो विषय हैं उनमें क्या संबंध है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि समाजशास्त्र सिंपली आप लोगों के माइंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप लोग बस ये सोचिए कि जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं वो स्पेसिफिक उस फील्ड से जुड़ा हुआ अध्ययन करते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे राजनीति शास्त्र है, चाहे वो धर्मशास्त्र है, चाहे हम इतिहास की बात करें, लोक प्रशासन की बात करें। तो ये जो विषय होते हैं वो स्पेसिफिक उसी का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र जो है वो उन फील्ड्स का या उन क्षेत्रों का समाज पे क्या अध्ययन पड़ता है, क्या प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र करता है। तो ये आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझे रहेंगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आप लोग कोरिलेट करके और आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक और हम लोग कवर करेंगे और ये है मूल समाजशास्त्र क्या होता है, इसे बेसिक कहते हैं, और अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त, इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त, इंग्लिश में इसे अप्लाइड कहते हैं। तो मूल और अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो बेसिक सोशियोलॉजी है और अप्लाइड सोशियोलॉजी है इसमें क्या हमें बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो समाजशास्त्री जो होता है वो सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, जो भी सामाजिक जीवन होता है उसके क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने और मनुष्य के सामाजिक व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। जो भी समाजशास्त्री होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोग काम्टे को ले सकते हैं, दरखाइम को ले सकते हैं, वेबर को ले सकते हैं, या फिर हम अपने इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो एम.एन. श्रीनिवास को ले सकते हैं, आंद्रे वेतेई को ले सकते हैं, एस.सी. दुबे को ले सकते हैं। सब लोगों ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए कि हमें हमारी सोसाइटी या हमारा समाज इस तरीके से दिखता है, और इस पे हमने उनकी अपनी खुद की कुछ थ्योरी रही, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण की थ्योरी है, तो उनकी अपनी एक थ्योरी रही।
वहाँ पे उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी कि इसी के अनुसार हम अपने समाज को समझ सकते हैं कि अगर समाज में हमें जो स्ट्रक्चर है या जो भी हमें दिख रहा है वो किस बेस पे दिख रहा है और इसमें चेंजेस होते हैं तो किस बेस पे होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि बेसिक सोशियोलॉजी हम कह सकते हैं। और इसी बेसिक सोशियोलॉजी के बेस पे हम ये एक एजम्पशन करते हैं कि हमारे समाज में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो आखिर में जो मानव समाज है या जो हमें समूह दिख रहा है, एक सामाजिक समूह दिख रहा है, सोशल ग्रुप दिख रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि इसके पीछे आखिर में उद्देश्य क्या होता है। जो ये लोग कुछ सिद्धांत का विकास करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि हम एक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करें और जिसके द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सके। आखिर में अगस्ट कांटे ने क्या काम किया था? अगस्ट कांटे में ने तो यही किया था ना कि उन्होंने देखा कि फ्रांस में जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उन्होंने ये देखा कि समाज में इतना ज़्यादा उथल पुथल है और ऐसे तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि समाज जा कहाँ रहा है। तो क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है, कोई ऐसा विषय है, कुछ इस तरीके का हम सब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें कि समाज का एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अध्ययन कर सकें और ये अज्यूम कर सकें कि अगर हम समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा तो इस तरीके का हमें समाज में चेंजेस देखने को मिलेगा या समाज के स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हम ये देखें कि जो सिद्धांत बनाया गया उसके पीछे रीज़न यही था, चाहे वो टालकट पार्सन्स की ग्रैंड थ्योरी हो या फिर मर्टन की मिडिल रेंज थ्योरी हो। ये लोग यही कॉन्सेप्ट दिए कि हम समाज को किस प्रकार से समझें, अगर ये परिवर्तित होता है, कोई भी इसमें चेंजेस आते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमें किस रूप में दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि ज्ञान का जो प्रयोग है वो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उसके लिए किया जाता है कि आखिर में इस ज्ञान का प्रयोग मनुष्य के किस प्रकार के कार्य में कैसे किया जाएगा। सामाजिक संबंध जो है वो अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है सामाजिक संबंधों पे। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी जो हमारे सोसाइटी में दिख रहा है, क्या जब हमारे समाज में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे या नेटवर्किंग सोसाइटी हम देखें, जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दिख रहा है, या हम ये कहें कि आज की टेक्नोलॉजी जो दिख रही है वो जब नहीं थे समाज में, हमारे घर में फ्रिज नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी, टीवी नहीं थी, उस समय का समाज कैसा था। और जब टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया, एक हमारा अहम हिस्सा बन गया है, उस समय में समाज में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो समाज पे एक बहुत बड़ा प्रभाव अपना छोड़ के गया, जिससे कि हम देखेंगे बहुत सारे सामाजिक संबंध भी परिवर्तित हुए हैं। समाजशास्त्री इस बात का यथासंभव उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुमान लगाता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी या तकनीक आता है समाज में तो उससे आखिर में परिवर्तन में क्या हमें किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है या किस प्रकार से लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अब सपोज जिस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे सबके पास, तो उस समय लैंडलाइन से फ़ोन करते थे। ये भी सोच सकते हैं जब लैंडलाइन नहीं थे उस समय लोग लेटर्स लिखा करते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रही आखिर में लोगों की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों ने किस प्रकार से उसे अपनाया है, किस प्रकार से उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उसको समझा है, देखा है। तो एक समाजशास्त्री जो है वो ये समझने की कोशिश करता है कि अगर हमारे समाज में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उससे लोगों पे क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। इस आधार पर विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं या कुछ आप लोग देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो आखिर में क्यों की जाती हैं, ये पहले इस पे अच्छा खासा एक वर्क होता है कि आखिर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सही इस पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर अनेक जो भी विकास के कार्यक्रम होते हैं वो चलाए जाते हैं।
समाजशास्त्र यह भी बताता है कि नए परिवर्तन लाने के लिए हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लोगों का हमें पता नहीं है कि ये अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में आ जाए तो उसकी वजह से हमारे समाज में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये हम देखेंगे कि लोगों की जीवन पद्धति या वे ऑफ लाइफ जो होता है, लाइफ स्टाइल जो होता है, वो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। बहुत बार होता है कि लोग नई तकनीक को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उनका प्रतिरोध करेंगे। तो इस तरीके की जो एक लोगों के मन में क्या विचार उठते हैं, इसके लिए समाजशास्त्र जो है ये समझने की कोशिश करता है कि कभी कोई नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस हो रही है तो आखिर में लोगों का क्या उस पर प्रतिक्रिया होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी को हम एप्लाइड समाजशास्त्र या अप्लाइड सोशियोलॉजी या फिर अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र कहते हैं। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को बेसिक और अप्लाइड समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जो है उसमें क्या डिफरेंस है वो पता चल चुका होगा। तो दोस्तों, हम लोग आज तो जो क्या समाजशास्त्र और अन्य विषयों में संबंध है इस पे एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिए। बेसिक और अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लिए। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, ये आज चैप्टर 1 क्लोज हो गया, आज कंप्लीट कर लिए हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 2 जो रहेगा वो है समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाएं। समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाएं। मैं ये जो क्लास ले आई वो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो भी आप लोगों में से बिल्कुल सोशियोलॉजी को स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं, उन्हें आप लोगों को अगर सोशियोलॉजी की ABCD कुछ भी नहीं पता है तो भी आप लोग समाजशास्त्र को अभी ईजिली जस्ट समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो भी आप लोग जैसे कि BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं तो आप लोग ईजिली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं भी थोड़ा गाइड इधर से कर रही हूँ, अपने तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ताकि कि आप लोगों को कोई भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोगों का क्लियर हुआ करे। और दूसरी चीज़ कि इसको बिल्कुल आप लोग बेसिक तो है, लेकिन हमारी वे साथी जो कि सोशियोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं उसको अगर कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी यहीं पे आ गया बेसिक सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी टर्म्स में कन्फ्यूजन है तो आप लोग चाहिए तो इसको समझ सकते हैं एक बार के लिए। और हम लोग जब समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाएं चैप्टर 2 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम लोग कई सारे बेसिक जो टर्म्स हैं, इसको उम्मीद करूँगी कि कोशिश करूँगी कि एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँ, तो जिसमें कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, परिस्थिति क्या होता है, और भूमिका क्या होता है, संस्कृति क्या है, लोक रीतियाँ, लोकाचार, मूल्य, उपसंस्कृतियाँ क्या होती हैं। तो इस तरीके के कुछ की टर्म्स हैं, इसीलिए कहा गया है समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाएं। तो इसमें जो जो टर्म्स आएंगे उन सबको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आप लोगों को समाजशास्त्र को समझने में है, चैप्टर का नाम ही है, मैं आप लोगों को बताई कि पहली जो बुक है समाजशास्त्र को समझना, इसमें आप लोगों की काफ़ी कुछ हेल्प हो रही होगी। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप लोग चाहिए तो हमसे क्वेरीज कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।